हो जाएंगे फिर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अभी प्रैक्टिस चल रही होगी ना? हाँ सर। ठीक है। सर वैसे मैथ्स के प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपको कुछ आइडिया है? क्या कह रहे हो, वापस बोलना, आवाज कट गई थी। हेलो, हाँ। सर मैथ्स के प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपको कुछ आइडिया है? मैथ्स का प्रैक्टिकल है तुम्हारा क्या? कोई मैथ्स का कहाँ प्रैक्टिकल होते हैं? 20 नंबर वो तो इंटरनल एक्सटर्नल दे देते आएंगे हैं ना। तो सही ना। एक्सटर्नल आएंगे तो सही, इसके लिए मैथ्स के लिए नहीं आएंगे। नहीं आते आएंगे मैथ्स में। सर। मैथ्स में नहीं आते। हाँ हाँ। बाकी इधर इधर राजस्थान एमपी में तो कोई नहीं आता है, दिल्ली का पता नहीं तुम्हारे। यहाँ पे सर मैथ्स में होम स्कूल वाले टीचर ही नंबर लेंगे दे सर देते हैं। हम प्रैक्टिकल। जो सर स्कूल के टीचर होते एक्सटर्नल हैं नहीं वो। आते, वही टीचर्स लेते होम टीचर हाँ लेते हैं सर। हाँ। हाँ एक्सटर्नल कोई नहीं आता मैथ्स के लिए। और वो दे देते हैं डायरेक्ट ही नंबर, थोड़ा बहुत कुछ पूछ पूछा के। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, आज कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था, मैंने बेसिक कैसे अपन ये जो यूनियन इंटरसेक्शन का यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी और पीएनसी का यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसके पहले मैंने आपको, अच्छा सॉरी किसमें कर दिया मैंने, नहीं इसमें, हाँ। इसके पहले आपको वो सारे मैंने बताया था, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 सेट आए तो सेट्स की मदद से अपन कैसे प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। ठीक है। तो आज थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई करके फिर कंडीशनल थ्योरम और वो पढ़ेंगे। ठीक है चलो। तो ये वाला फटाफट ट्राई कर लो एक बार, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। आंसर आया किसी का? 2 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है करो। तो यहाँ पे बोला कि एक कार्ड सी। सिलेक्ट किया गया 52 कार्ड में, क्या आ रहा है? सी। यस सर। ओके। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग और अ किंग ऑफ हार्ट और जैक। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दे दी, या तो ब्लैक किंग हो, या तो क्वीन हो, या तो जैक हो। इन तीनों में से कोई एक आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है और की कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको नेमिंग कर देते हैं, इवेंट्स बना देते हैं। लेट अब इनको इवेंट्स डिफाइन करते थे ए बी सी। इवेंट ए मैंने मान लिया इट इज अ गेटिंग अ ब्लैक किंग, के कार्ड जो निकले वो ब्लैक किंग निकल जाए। इवेंट बी को अपन ने डिफाइन कर दिया क्वीन ऑफ हार्ट, और सी को डिफाइन कर दिया जैक। तो हमसे पूछा क्या गया, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, एबीसी के टर्म्स में बताओ। बताओ क्या पूछा गया है। ए हेलो। यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। और की कंडीशन है तो आपको बताया था मैंने, उसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है। ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका फॉर्मूला है, जैसे सेट्स में यूज करते हैं वैसे सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब ए मतलब गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक किंग। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। ब्लैक। उसमें से ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। 2। तो 2। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4। 2/52 हो जाएगी। 1/26। हाँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, उसमें से ब्लैक किंग फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। 2/52। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट की क्वीन कितने होगी ये? 1/13। हाँ, 1/52। 13 होगी ना, हर्ट तो सिर्फ 13 ही होते हैं। हार्ट 13 होते हैं, लेकिन उसमें क्वीन कितनी होगी हार्ट की? एक ही होगी एक ना, ही। 4 इसलिए 1 1/52। होगी सर। हाँ। फिर जैक 4/52। 4/52 माइनस ए सर 4 इंटरसेक्शन बी। होते हैं, 4/52। ये, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ब्लैक किंग भी आ जाए। इंटरसेक्शन का यहाँ पे कुछ होगा क्या? 0। ये सब जीरो ही होंगे।
Yes. ये सब तो क्या होंगे, जीरो होंगे। यस सर। ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग है ना, एक एक कार्ड निकाल रहे हैं अपन, तो इन सबका एडिशन कितना आएगा, 7/52। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग करते हैं, लेकिन बेसिक से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। करो इसको ट्राई सब लोग, वो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो। बोला कि probability that A speaks the truth is this and B speak the truth is this. Find the probability that they contradict each other when asked to speak on a fact. तो contradict कब करेंगे एक दूसरे को? दोनों ट्रू बोलेंगे तो दोनों फॉल्स बोलेंगे। नहीं नहीं, contradict दोनों ट्रू बोलेंगे तो contradict थोड़ी होगा, दोनों ही सही बोलेंगे फिर। एक ट्रू एक फॉल्स। हाँ, एक ट्रू बोले दूसरा क्या बोले, फॉल्स बोले, तो ही तो कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, मतलब दोनों के आंसर क्या अपोजिट हो, तो ही तो एक दूसरे से लड़ेंगे। दोनों ही एक ही आंसर देंगे या दोनों या तो गलत बोलेंगे दोनों सही देंगे, तो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे क्या? नहीं। कॉन्ट्रेडिक्ट कब करेंगे, जब एक जना ट्रूथ बोलेगा दूसरा क्या बोलेगा, फॉल्स, या दूसरा फॉल्स बोलेगा तो एक जना क्या बोलेगा, ट्रूथ, तो जाके क्या होगा, कॉन्ट्रेडिक्ट। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर। तो कॉन्ट्रेडिक्ट कब होगा, कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब समझते हो ना, जब अपोजिट हो एक दूसरे के। तो कॉन्ट्रेडिक्ट कब होगा, जब मान लो एक बार मान लो बी टेल्स ट्रूथ एंड ए लाइज, या फिर या तो ये हो जाए या फिर बी टेल्स लाई, A tells truth. हाँ ए टेल्स ट्रूथ। अच्छा, क्या ये ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, ये बोल सकते हैं क्या अपन, कि नहीं होंगे? क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं क्या? तो No, कॉमन sir. चीज के No, ऊपर sir. तो बोलेंगे। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, ये अलग है, ये आदमी अलग है, ये अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर देगा, ये अपने नॉलेज के हिसाब से देगा, तो दोनों एक दूसरे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या कह दिया, प्रोबेबिलिटी ए स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे इस ट्रूथ की है 4/5, तो यहाँ पे बताओ बी ट्रूथ, मतलब बी सही बोले और ए गलत बोले, मतलब बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मान लो बी सही बोले और ए गलत बोले, इंटरसेक्शन ए गलत बोले, तो इसको मैं ए बार बोल देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्या था कि बी सही बोले, मतलब बी लाई बोले और ए सही बोले। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, और की कंडीशन है तो प्लस कर देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिर्फ 7/20 है क्या? हाँ देख लेते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी सच बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। ए झूठ बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 minus 1 - 4/5, वेरी गुड। और बी बार, बी गलत बोले तो 1/4 1/4, और पी ऑफ ए 4/5 दिया है। 4/5, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/20 और इधर 2/20, सॉरी 4, कितना आ जाएगा 7/20। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? यस कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब बी का ट्रू मान लिया, ए का फॉल्स मान लिया एक बार, या फिर दूसरा या तो ये होगा या तो ये, दोनों तो साथ में नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो और की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पे दिस एंड दिस ये दोनों होने चाहिए, मतलब बी सही बोले ए गलत बोले तो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को अपन ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट, क्योंकि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थे, प्रोडक्ट करके आंसर निकाल दिया और ऐड कर दिया। एनीवन कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, ठीक है, चलो ओके। ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं आपको कल तो उस दिन तो इलस्ट्रेशन नहीं भेज पाया, आज भेज दूंगा। ठीक है, तो कल तक आप रेडी करके रखना। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखो, ये सेट्स की थ्योरी से यूज करते हुए अपन को करने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या होगा कि मान लो अपन को किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, किसी इवेंट की, पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, गिवन कोई पर्टिकुलर इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरा इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो एक पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स, 52 पैक ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, पहला इवेंट थे कि मान लो आपने कार्ड निकाला, ठीक है, एक कार्ड निकाला, वो कार्ड किंग निकल गया, क्या निकल गया, किंग। ठीक है, अब दूसरा इवेंट बी डिफाइन किया, इस किंग निकालो, किंग को साइड में रख दिया, फिर वापस मिक्स नहीं किया। अब दूसरा इवेंट बी, वापस दूसरा इवेंट बी डिफाइन किया कि फाइंड द दूसरा कार्ड जब निकाला एक और सेकंड टाइम, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछी गई। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछी गई। अब देखो, अब पहले इवेंट में ऑलरेडी किंग आ चुका है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेकंड इवेंट है ये पहले वाले इवेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या प्रोवाइडेड बी हैज अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड। मान लो अगर ए हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में जैसे ये अभी मैंने बोला है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन ए हैज अकर्ड। मान लो एक किंग ऑलरेडी निकल चुका, अब बी दूसरी बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होती कंडीशनल, मतलब एक कंडीशन डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, कि मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछी गई है। ठीक है, तो इसका बेस, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला अपन आगे जाके, अभी मैं एक चीज जो पढ़ूंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके थ्रू भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, probability of A given B has occurred is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, दूसरा ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो दूसरा फॉर्मूला इसी से एक और होता है उल्टा, कि अगर B गिवन A हैज अकर्ड तो वापस यही न्यूमरेटर में तो इंटरसेक्शन ही आएगा, डिवाइड में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, एक मिनट आप क्वेश्चन करो तब तक। सर एक बार थोड़ा सा वो वाला समझा दीजिएगा। हेलो, हाँ सॉरी कट गई थी आवाज। ये समझ में आया, देखो क्या कह रहे थे आप, किसी ने कुछ बोला था क्या अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड इक्वल टू दिस, कोई कुछ कह रहा था अभी बीच में। सर ये थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिएगा। कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन समथिंग हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएंगे हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी करूंगा। सर ये जो ठीक है, प्रोबेबिलिटी में a डिवाइडेड बाय b है ना, इस स्लैश का मतलब डिवाइडेड होता है, मतलब यहाँ पर जो स्लैश है ये इसका ही मतलब नहीं, डिवाइडेड होगा। डिवाइड नहीं होता है, इसमें डिनोट करने का तरीका है। ये इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, ऐसा अगर लिखा हो ए स्लैश बी का मतलब हो जाता है, स्लैश भी नहीं है, ये एक वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब ये है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी हो चुका है, अगर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी ओके सर, ऑलरेडी अकर्ड, इसको ये पढ़ने का तरीका होता है। तो नोटेशन है एक तरह का, समझ में आ रहा है, ये ओके सिंबल इस सर, तरह का जो होता है, इसको पढ़ो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड। ठीक है, ओके सर। अभी मैं एक दो क्वेश्चन इस पे करूंगा प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बार ये ट्राई कर लो। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं, कभी वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पे भी वही पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड।
ठीक है, या तो ऐसे डिनोट करेंगे या तो ऐसे डिनोट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला वापस वही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे आ रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। सर यहाँ पे PA 6/4 आ रहा है। पी ए, हाँ ये सर 1 से बड़ी हो गई। अच्छा हाँ ये ये गलत हो गया यहाँ पे फिर मिस, सुबह यहाँ पे क्या होगा? और 10 भी, ये भी 10 दे दिया इन्होंने ना। यस सर। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, यहाँ कहाँ मिस प्रिंट दे दी इन्होंने, इसके करेक्ट डेटा एक मिनट देखता हूँ। एक काम करो, P ऑफ A 1/4 ले लो और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 1/10 ले लो। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B की जगह क्या आ जाएगा 1/10, P ऑफ A कितना आ जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 4/10 2/5। ठीक है, इन्होंने डेटा थोड़ा गड़बड़ दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना था एक बार बस, बाकी कुछ नहीं था इसमें। चलो ये ट्राई कर लो। A coin is tossed 3 times successively. Event E is there is at least 2 head occur. F is the event, and F is the event in which the first throw is head. Find the probability of E given F has occurred. तो पहले E और F को डिफाइन करना अच्छे से, उसके पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेना, फिर E के अंदर क्या क्या आएगा और F के अंदर क्या क्या आएगा वो डिफाइन करना। वो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E F has occurred, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इसका फॉर्मूला वापस वही, ठीक है, करो अप्लाई। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। सर 8। हाँ 8। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, तो आपको याद होगा एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो ऐसे पेयरिंग टाइप बना लेना। सर 3/4 है इसका आंसर। देखते हैं 3/4 आ रहा है। अच्छा एच एच एच, पहले मैं ये लिख देता हूँ एच एच टी, फिर एच के साथ टी, फिर एक बार एच टी टी, फिर टी के साथ टी एच टी 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 एच एच टी 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 एच टी, सॉरी। ठीक है, इवेंट ई, इवेंट इज द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो ई के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एच 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 टी एच, और 2 हेड वाला कौन सा है, टी एच एच। ये इवेंट ई हो गया। और इवेंट एफ बोल रहा है कि गेटिंग फर्स्ट थ्रो एज हेड, पहला हेड निकले, तो पहला हेड वाला कौन सा हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, ये 4। ठीक है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला वही ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्योंकि सैंपल स्पेस दोनों से कट जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, 3/8 सर 3। 1, हाँ 2 3, ये 3 जहाँ पे जो एच से स्टार्ट हो रहा है, और एफ के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं 4। 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4। 3/4। ठीक है, क्लियर है सबको। फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो कुछ भी नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे देंगे आपको। चलो एक और ट्राई कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, एनसीईआरटी ये वाले पोर्शन की। यस सर। ठीक है,
फिर तो ठीक है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कवर नहीं करूंगा, तो आप एक बार घर पे और ट्राई कर लेना जिसने नहीं कर रखा हो, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। आया किसी का आंसर? पहले ध्यान से देखो क्या गिवन डेटा है। E and F are two independent event. Probability that both E and F happen is this. तो ये क्या गिवन है ये बताना। सर यूनियन दिया हुआ है ई और एफ का। इंटरसेक्शन। नहीं नहीं, सर एंड है। इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन, हाँ सॉरी हाँ। इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्शन, वेरी गुड। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/12। प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर E occur nor F occur, ये क्या दिया है? E naught intersection F naught. हाँ वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ना E होना चाहिए ना F होना चाहिए। तो पूछा है कि इंडिविजुअल E और F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और बोला गया इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का आपको मैंने कल उस दिन रूल बताया था, क्या क्या होगा अगर इंटरसेक्शन को कैसे ओपन कर देंगे। सर पीई इंटू पी है। हाँ वेरी गुड। हाँ प्रोडक्ट में, इंटरसेक्शन किस में टूट जाएगा? प्रोडक्ट में, वेरी गुड। और सेम ये भी, यहाँ का इंटरसेक्शन इनके प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इंडिपेंडेंट थे इसलिए अपन ने इसको किस में तोड़ दिया? प्रोडक्ट में तोड़ दिया। अच्छा ई बार को लिखने का एक और कोई तरीका? 1 माइनस पी। हाँ वेरी गुड, 1 माइनस पी ऑफ ई, माइनस पी। और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एफ इक्वल टू 1/2। अब दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस पी ऑफ एफ, ये 1 से हो जाएगा माइनस पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इक्वल टू 1/2। अब ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू 1/12, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/12। तो और इसको उधर उधर भेज देंगे, तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह तो आ जाएगा 1/12। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ 7/12 आ रहा है, देख लेना। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, और दूसरा इक्वेशन ये गिवन है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करके ई और एफ को प्रोबेबिलिटी निकाल लो क्या आप? हेलो, है ना? यस सर। ये दो इक्वेशन, Yes, दो sir. वेरिएबल है। किसी का आंसर आया क्या? इसका चेक करना एक बार घर पे ट्राई करके, शायद ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, 1/3 और 1/4 तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखो 1/3 1/4 यहाँ रखोगे तो 12 आ जाएगा, और सम करोगे तो भी 7/12 आएगा। ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो भी मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दोनों 1/3 1/4 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी एक बेसिक लॉजिक पे क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से एक बार। प्रोबेबिलिटी दैट a problem of mathematics is given to 3 students whose chances of solving the problem are this and this। मतलब मान लो 3 स्टूडेंट है ए बी सी, उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, तो क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? इसके कितने चांस है? बहुत सारे चांस होंगे। मान लो ए कर दे, बी सी नहीं कर पाए, ए और बी कर दे, सी ना कर पाए, ए और बी ना करे, सी कर दे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होगा? 1 माइनस किसी से भी सॉल्व होगा। हाँ 1 माइनस, कौन सा तरीका माइनस कर दें कि जो तीनों सॉल्व ना कर पाए, है ना? नो वन, तीनों के तीनों सॉल्व ना कर पाए। वन टोटल में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से क्या माइनस कर दे कि नो वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब 1 माइनस तीनों के तीनों ना सॉल्व कर पाए, मतलब ए भी सॉल्व ना कर पाए, बी भी सॉल्व ना कर पाए, एंड सी भी सॉल्व ना कर पाए। अगेन सब अपना अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करते हैं। तो इंटरसेक्शन आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ए बार इंटू बी बार
इंटू सी बार। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. है ना? Yes, ए बार sir. कितना हो जाएगा? ए बार Sir, 1 Sir, minus 2/3. 3. 2/3. 2/3, वेरी गुड, 2/3। बी बार 3/4. 3/4 और सी बार 4/5. 4/5. 4/5, वेरी गुड। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 1 माइनस 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5. 3/5। 3/5. ठीक है, तो देखो एकदम थोड़ा सा सेट्स की मदद से कितने आसानी से क्वेश्चन, अजीब सा भले कैसे भी दिखे, बेसिक लॉजिक अप्लाई करो, सेट्स का थ्योरम अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, Sir. sir. ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपको समझना होगा भाई सब, क्योंकि सब बच्चे अपने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करेंगे। मतलब आपको ये अजम्पशन नहीं लेना कि वो चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि एक टॉपर है दूसरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक लॉजिक समझना भाई, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन करेंगे जब भी अगली क्लास होगी। ओके, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी काफी अच्छा लॉ है, इसको ध्यान समझना। पहले इसमें गिवन कंडीशन क्या है वो समझते हैं। कि बोला है कि लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, तो मान लो ये सैंपल स्पेस है मेरा, ठीक है, एंड E1 E2 E3 बार एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। कैसे इवेंट हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो आपको मैंने ऑलरेडी समझाया था, एक्सक्लूसिव मतलब जिनमें आपस में इंटरसेक्शन ना हो, और एग्जॉस्टिव मतलब वो सब पूरा मिला के सैंपल स्पेस को क्या कर ले, कवर कर ले। तो मान लो ऐसे कुछ बना देता हूँ इवेंट्स, ठीक है, ये मान लो E1, ये E2, ये E3, E4 E5 कुछ होगा, और लास्ट में मान लो En हो गया। इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और ये सब कुछ मिला के पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, बोलो, sir. सबको समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. अब बोला गया कि मान लो इसके साथ कोई एक इवेंट ए एसोसिएटेड है, आपने कोई इवेंट ए डिफाइन किया जो सबके साथ थोड़ा थोड़ा एसोसिएटेड, मान लो ऐसा कुछ कोई इवेंट ए है जो इसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है। अब इस इवेंट ए की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस इवेंट ए की मुझे क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो इवेंट ए है ये सबके साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन बना रहा है। तो ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर अगला पोर्शन क्या होगा, ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन, फिर ये हो जाएगा ए का E3 के साथ इंटरसेक्शन, एंड सो ऑन करते 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 ये लास्ट वाला हो जाएगा ए का En के साथ इंटरसेक्शन। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। मेरे Yes, पास क्या आ sir. जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। इसके लिए बोलते हैं क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी इसलिए बोलते हैं कि तो पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, मतलब ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन, प्लस ए का E3 के साथ इंटरसेक्शन, एंड सो ऑन करते करते सबको मैं ऐड कर दूंगा, लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। इन सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट ए की, और जिसके साथ जिसके सैंपल स्पेस के मतलब जो कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस के साथ इस तरह से E1 E2 E3 En इवेंट एसोसिएटेड है। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जितने भी इवेंट जो एसोसिएट अपन मान रहे हैं ये कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो E1 E2 E3 अपन को इस तरह से ही डिफाइन करना है ताकि वो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। एग्जॉस्टिव हो मतलब पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर दे, कवर। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सबके सब सैंपल स्पेस को क्या करे, कवर करे। और उससे एसोसिएटेड कोई इवेंट ए की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, एक चीज अपन ने अभी कंडीशनल में पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से ये अगर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी, इसको नीचे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability of B. बी। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, आपको बताना रह गई मेरे को, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ 2 मिनट पहले। ठीक है, मतलब जैसे देखो इसको समझो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के होने की साथ में प्रोबेबिलिटी, तो इसको देखो कैसे लिखा गया, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया, ये इसको समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे लिखा गया कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी हैज अकर्ड, या फिर इसको ऐसा समझो, इसको इस तरह से लिखो,
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का एक आसान तरीका क्या है, इंटरसेक्शन है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हो चुका है, या तो ऐसे लिखो, या फिर दूसरा तरीका क्या लिखने का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो बी लिख दो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड। ठीक है, ये यहीं से आया, देखो इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसको उधर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल वाला फॉर्मूला, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन की थ्योरी मैंने लिखी थी आगे, शायद मिस हो गई, हाँ ये रही। ठीक है, मतलब मान लो ए और बी दो इवेंट एसोसिएटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, ए पहले हो चुका है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी हैज अकर्ड, बी पहले हो चुका है, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये दो से ज्यादा में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 3 इवेंट है, ए बी और सी, मेरे पास कितने इवेंट है, 3। अब देखो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसा पढ़ना, सबसे पहले मान लो ए लिख देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, इंटू बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी हैज अकर्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी अभी अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, याद हो तो, एक एक करके, जैसे अपन को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अपन क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 इवेंट्स में, देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस, पहले की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी तीसरे। अब यहाँ पे खैर इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट था, तो पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बेसिकली ये भी क्या एक तरह से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, इंटरसेक्शन को आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट था इसलिए पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही केस है। ठीक है, कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बोथ ए एंड बी हैज अकर्ड। ठीक है, एक हो, दो से हो, तीन से ज्यादा हो, अपन इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और मान लो अगर इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट आएगा, आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उस केस में फिर ये डिपेंड नहीं करेगा, ए इंटू बी, अब पहले क्या हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उस केस में फिर ये वाला डायरेक्ट किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही होगा। मतलब उसको इंडिपेंडेंट है तो उसको मतलब नहीं ए में ए ने क्या किया, इंडिपेंडेंट का मतलब यही था कि अपने पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या है, समझ में आया? हेलो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये जो लास्ट पॉइंट बताया सर, ये दोबारा बता दीजिए। हाँ, देखो पहला चीज तो क्या है कि अगर मान लो 3 इवेंट है ए बी सी, और इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, या फिर 2 इवेंट है ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या बोलती है, किसको कैसे ओपन कर सकते हो, पी ऑफ ए, फिर ए हो चुका है, फिर किसकी बारी, इनटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, इसका मतलब क्या, इनटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, फिर बी हो गया, फिर इनटू पी ऑफ सी, बोथ ए एंड बी हैज अकर्ड, ये इसका मतलब है। और एक एक करके तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एक एक करके तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मान लो अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ, क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर पूछा तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे, और इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो इस तरह से निकाल देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, क्या सबको समझ में आया ये? यस यस सर। ओके, यहाँ पे मैं आ गया था, है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंटरसेक्शन को कैसे अपन ओपन करते हैं, तो सेम देखो यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया, तो इसको कैसे ओपन कर दिया, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए इवन है सकड, या फिर ऐसे ओपन कर दो, या फिर पी ऑफ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए इवन है सकड, प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए ई टू हैज अकर्ड। अब इसको अपन पी ऑफ ए से ओपन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपन को ऑलरेडी निकालना है, इसलिए अपन कैसे ओपन करेंगे, पी ऑफ ई1 से। ठीक है, लास्टली पी ऑफ ई एन इंटू पी ऑफ ए ई1 ई एन हैज अकर्ड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ऐसे ध्यान रखना आप, बेसिक यहीं से आएगा, देखो ये याद रहेगा तो इससे अपना भी ये वाला डिराइव हो जाएगा। क्या है, समझ में आ गया सबको फॉर्मूला? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर वाला बता दीजिएगा, ये थोड़ा सा। कौन सा वाला, ये? यस सर। ये देखो मैंने क्या समझाया, ध्यान से समझना कि मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उसमें मान लो एक सैंपल स्पेस है और कुछ इवेंट E1 E2 E3 EN कुछ 3 4 या 5 6 इवेंट एसोसिएटेड है, वो इस तरह से एसोसिएटेड है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, मतलब आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो और सब दूर दूर हो, और सब क्या कहते हैं पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले।
पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर ले, कवर कर ले, और उसके साथ अगर मान लो कोई इवेंट ए एसोसिएटेड है, इवेंट है इन सबके साथ एसोसिएटेड, मान लो ऐसा कुछ इस तरह से, ताकि इसकी मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि इन सबका जो सबके साथ इंटरसेक्शन है, जैसे ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन, इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, मतलब ये पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये यस देखो सर। P of A intersection E1, P of A intersection E2, P of A intersection E3 and so on up till P of A intersection En। और इंटरसेक्शन निकालने का अभी तरीका मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। P of A intersection B कैसे निकालते हैं, P of A into P of B A है सकर, तो सेम यहाँ पे P of A intersection E1 कैसे निकाल लिया, P of E1 into P of A E1 है सकर। P of A intersection E2 कैसे निकाला, P of E2 into P of A E2 है सकर, ऐसे so on up till last। आया समझ में? यस सर। ओके, एक सेकेंड, इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से भी पढ़ो इसको। इन अ बोल्ड फैक्ट्री, किया भी होगा शायद आपने एनसीईआरटी में। मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर 25, 35 and the 40% of the total bolts, out of which 5, 4 and 2% are respectively defective bolt। मतलब ए के अंदर 5% डिफेक्टिव, बी के अंदर 4%, सी के अंदर 2% डिफेक्टिव है। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 मशीन है। ठीक है, एक फैक्ट्री जिसके अंदर 3 मशीनें हैं ए बी सी, ये तीनों की तीनों सबके सब क्या बना रही है, बोल्ट बना रही है। तीनों अलग अलग टाइप की मशीन है, तो सबके सब बोल्ट बना रही है, सारे बोल्ट इकट्ठे करके यहाँ रख दिए मान लो। ठीक है, कुछ ए से आए, कुछ बी से आए, कुछ सी से आए। अब ए जो है वो पूरे फैक्ट्री के 25% बोल्ट बनाती है, बी 35% बोल्ट बनाती है टोटल, मान लो 100% बोल्ट में से, और सी जो है 40% बोल्ट बनाती है, मतलब सी वाली मशीन ज्यादा तेज काम करती है। और ए में डिफेक्टिव होने के चांसेस है 5%, बी में डिफेक्टिव होने के चांसेस है 4%, और सी के डिफेक्टिव होने के चांसेस है 2%। मतलब 25% में से मान लो अगर 25 बोल्ट बनाए तो उसमें से 5 डिफेक्टिव हो सकते हैं, चांसेस इतने। ठीक है, 35 बोल्ट बनाए उसमें से 4 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 40 में से 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं। और बोले कि इसमें से मान लो कोई एक बोल्ट सिलेक्ट किया गया, तो पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये जो बोल्ट सिलेक्ट किया गया ये डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कि मान लो इस पूरे लॉट में से जो 3 मशीनों से आ रहा है, इसमें से एक बोल्ट सिलेक्ट किया गया तो वो डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करो या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करो या सेट्स से सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको धीरे धीरे सीखना होगा। यहाँ पे 3 इवेंट ऐसे हैं जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं। अब देखो बोल्ट बन रहा है तो या तो वो मशीन ए से बनेगा, या तो बी से बनेगा, या तो सी से बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और तीनों आपस में अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 इवेंट डिफाइन कर दूंगा, E1 E2 E3। 3 इवेंट मतलब क्या हो जाएंगे, इवेंट E1 का मतलब है कि बोल्ट फ्रॉम मशीन ए, E2 का मतलब बोल्ट फ्रॉम मशीन बी, और E3 का मतलब बोल्ट फ्रॉम मशीन सी। अब ये तीनों के तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तीनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, और तीनों की तीनों मिला के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे। क्यों? क्योंकि 3 ही मशीन है, इसके अलावा और कोई बोल्ट जो बनाएगा ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? यस यस ओके, अब इवेंट ए, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है कि बोल्ट डिफेक्टिव निकले, तो अपन क्या करें, इसी को इवेंट ए मान लेते हैं। तो लेट इवेंट ए को क्या मानना है, बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब जो बोल्ट निकाला वो हो सकता है डिफेक्टिव भी हो या फिर नॉन डिफेक्टिव हो, कैसा भी हो सकता है। चांसेस मुझे नहीं पता क्या चांसेस होंगे इसके नॉन डिफेक्टिव या डिफेक्टिव होने के, तो मैंने ए को क्या मानना है, लेट ए बी अब डिफेक्टिव बोल्ट, तो ए इसके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड होगा। अब इसी ए की मुझे क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी। इसी ए की मुझे क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी, तो मैं इन तीनों के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, E1 हैज अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A, E2 has occurred, plus probability of E3 into probability of A, E3 has occurred। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। एक सेकेंड, देखो फटाफट समझो, कहां से समझ में नहीं आया था। देखो एक फैक्ट्री जिसके अंदर 3 मशीन है, ए बी और सी। समझ में आया कि ठीक है, सुन लो पूरा। एक फैक्ट्री जिसके अंदर 3 मशीनें हैं,
मशीन ए 25% बोल्ट बनाती है, मशीन बी 35% बोल्ट बनाती है, मशीन सी 40% बोल्ट बनाती है। उसमें से मशीन ए जो है वो 5% डिफेक्टिव देती है, मशीन बी 4%, मशीन सी 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है। और हमें पूछा गया है कि उस पूरे लॉट में से एक बोल्ट को सिलेक्ट किया गया है और बोला गया कि मान लो वो सिलेक्टेड बोल्ट डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वो सिलेक्टेड बोल्ट क्या निकले, डिफेक्टिव, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो पूरे फैक्ट्री में 3 ही मशीन है, ए बी और सी, इसके अलावा और कोई मशीन नहीं। तो बोल्ट अगर बनेगा या तो ए से बनेगा, या तो बी से बनेगा, तो सी से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इवेंट डिफाइन कर दिए, E1 E2 E3 के बोल्ट बना फ्रॉम मशीन ए, बोल्ट फ्रॉम मशीन बी एंड बोल्ट फ्रॉम मशीन सी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर रिकवर कर रही है ना, और तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ये समझ में आया? E1 E2 E3 किसको डिफाइन किए गए? यस सर। ठीक है, देखो बेस थ्योरम के क्वेश्चन हो जाए या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो जाए, उसमें आपको इवेंट को डिफाइन करना अच्छे से आना चाहिए कि E1 E2 E3 किसको डिफाइन कर रहे हैं, ए किसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर इवेंट्स को ढंग से डिफाइन कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो बेसिक प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। तो E1 E2 E3 किसको डिफाइन करेंगे, जिसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। अब यहाँ पे सिंपली सिर्फ क्या पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो इसकी को इवेंट ए नाम दे दिया कि लेट इवेंट ए बी बोल्ट इज डिफेक्टिव, और इसी की प्रोबेबिलिटी हमको पूछी गई है। ठीक है, तो इवेंट ए को हमने क्या नाम दिया, लेट इवेंट ए बी बोल्ट इज डिफेक्टिव, और इसी की प्रोबेबिलिटी हमको पूछी गई। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते जो अभी बताया था, ये वाला E1 इंटू ए, E1 हैज अकर्ड, E2, और ये क्या क्लियर हुआ? यस सर। सही है, तो क्लियर है, लेकिन इससे मैं सर मैं बोल रही थी कि ये फॉर्मूला में जो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, तो सर E1 तो बाद में होगा। नहीं ठीक है सर, सॉरी हो गया। ठीक है, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? सर यहाँ पे 25/100। 25% मशीन ए से बना हुआ बोल्ट है, 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 है अकर, मतलब डिफेक्टिव वो मशीन ए से 5/100। 5/100। फिर मशीन 2 की बारी, उसकी भी वैसी 35/100 इंटू 4/100, और लास्ट वाला 40/100 2/100। मल्टीप्लाई 2/100। ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर है? सर टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम में क्या अंतर है? हाँ मैं भी समझाऊंगा, बेस थ्योरम पढ़ा दो उसके बाद बताता हूँ। अभी अपन ने क्या समझा, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ गया? यस सर। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में अपन को किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। क्या हुआ यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी जो किसी ना किसी E1 E2 E3 इवेंट से एसोसिएटेड होगा, जहां पे E1 E2 E3 इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, और हमें पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछेंगे तो हम लगाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम क्या होती है वो समझो। अब बेस थ्योरम का मतलब ये है कि जैसे अभी अपन ने जो सीखा सेम चीज, कि मान लो वापस से एक सैंपल स्पेस एस है जिसके साथ एसोसिएटेड कुछ इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 E4 E5 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ये मान लो E5 है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होंगे, और अगेन इसके साथ कोई ना कोई इवेंट ए एसोसिएटेड है, कोई इवेंट ए मैंने मान लो डिफाइन कर दिया ये। ठीक है, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पूछी, इस बार बोला है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, किसी पर्टिकुलर इवेंट E2 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये बोला होता कि डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने एक बोल्ट को सिलेक्ट किया गया, अब क्वेश्चन में बोला कि मान लो जो बोल्ट सिलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव निकला, ये बोल दिया ऑलरेडी कि एक पूरे लॉट में से एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला। अब वो डिफेक्टिव बोल्ट निकल चुका, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब कंडीशन ए ऑलरेडी हो चुकी है। अब प्रोबेबिलिटी पूछी जाती कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो मशीन 2 से निकले या मशीन बी से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गिवन डिफेक्टिव बोल्ट निकल चुका है। तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम। क्या है, समझ में आया? मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछिए, गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा है, ए हैज अकर्ड, तब अपन क्या अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम। तब अपन क्या अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम। क्या है, समझ में आया? मतलब कि सर पार्टिकुलर की पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछेंगे, ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया ना, मान लो बोल्ट निकाला, बोल्ट डिफेक्टिव है, ये पता चल गया, मैंने आपको बोल दिया भाई मैंने एक बोल्ट निकाला और डिफेक्टिव निकला, ये गिवन है।
अब मैंने पूछ क्या रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी से निकले। क्या पूछा मैंने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम मशीन 2 गिवन दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव। तब अपन यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम। आगे समझ में? यस सर। ओके। वो पूछा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, तब अपन क्या अप्लाई करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर देता। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे अपन करते हैं। इसको कैसे ओपन करते हैं, P ऑफ A गिवन B हैज अकर्ड, तो ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, P ऑफ A। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कंडीशनल में भी फॉर्मूला बताया था जो। हेलो, यस सर। सर ठीक है। अब नीचे P ऑफ A मतलब वही टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का भी अपन ने बताया था क्या था, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A, E1 हैज अकर्ड, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A। जैसे अभी अपने टोटल प्रोबेबिलिटी भी निकाला तो वो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। और ऊपर क्या पूछा है, E2 इंटरसेक्शन A, मतलब वो एक पर्टिकुलर E2, तो वो उसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A, E2 हैज अकर्ड, जो नीचे जैसे लिखा वैसे ऊपर। लेकिन सिर्फ ऊपर किसके लिए आएगा, E2 के लिए, और नीचे किसके लिए आएगा, सबके लिए आएगा। क्या है, समझ में आ गया? मतलब अगर ऊपर कोई इवेंट आई हुआ तो ऊपर आई के लिए आएगा और नीचे क्या आएगा, सबके लिए आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक। तो देखो अगर आपको ये देखो ये कंडीशन यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला का भी भूल जाए तो ऐसे डिराइव कर लेना। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कंडीशनल वाला। कंडीशनल वाला भी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, P ऑफ A B ऐसा कट का फॉर्मूला क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। और A इंटरसेक्शन B का भी फॉर्मूला भी अपन ने सीखा। A इंटरसेक्शन B का बेसिक फॉर्मूला वही कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B A ऐसा कट। क्लियर है सबको? यस यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला Yes, आपको sir. ध्यान होना चाहिए, और कब अप्लाई करना वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, कभी बोलेंगे नहीं क्वेश्चन में कि बेस अप्लाई करो कि टोटल अप्लाई करो। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको जज करना होगा कि यहाँ पे बेस अप्लाई होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, या फिर वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व होगा, या फिर किससे होगा। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं एक और। ध्यान से पढ़ो, डायग्राम वेग्राम बना लिया करो, नहीं समझ में आया तो छोटा मोटा। A bag has 2 white, 3 red। बैग ए, ये एक बैग है। बैग बी दूसरा है, 4 white, 5 red। किसी एक बैग से चूजन कोई भी एक बैग से बॉल निकाली गई, पता नहीं किस में से निकाली, लेकिन दोनों में से किसी एक बॉल बैग से क्या निकाली, बॉल निकाली गई, और वो बॉल जो निकली वो रेड निकली। क्या निकली, रेड। बॉल कम्स आउट टू बी रेड। बोला कि अब ये जो रेड बॉल निकली है तो यहां से निकली होगी या तो यहां से निकली होगी, तो वो बैग 2 से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बैग 2। तो बताओ यहाँ पे बेस लगेगा कि टोटल लगेगा? सर बेस लगेगा। बेस लगेगा। आप समझ में आ गया? ऑलरेडी इवेंट ये वाला हो चुका है, तो जो इवेंट हो चुका उसको अपन क्या नाम देंगे, इवेंट ए। तो बताओ इवेंट ए को कैसे डिफाइन करें, बोलो। इवेंट ए, ये जो हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है उसका इवेंट ए डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करें इवेंट ए को? सर बॉल इज रेड, बॉल हाँ, ड्रॉन बॉल इज ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इवेंट ए को ये डिफाइन कर दिया। अब E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एक की तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो E1 E2 क्या डिफाइन होंगे, बॉल या तो कहां से आएगी, या तो बैग ए से है तो बैग बी से। Yes, तो बताओ, sir. तो E1 क्या डिफाइन कर दें? Sir, ball drawn from bag A. हाँ, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, या फिर बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, या फिर बैग ए सिलेक्टेड या तो बैग बी सिलेक्टेड, है ना। बैग बी इज, या फिर बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए या फिर बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग की बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों इवेंट होंगे, और ये दोनों, ये इसके अलावा और कोई इवेंट होगा नहीं। बॉल या तो बैग ए से आएगी या तो बैग बी से आएगी, तो ये पूरी तरह एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव है। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, और दूसरा बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है? सर अगर ये एग्जॉस्टिव ना हो तो? एग्जॉस्टिव होना ही पड़ेगा, तो ही अपन बेस थ्योरम और ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जॉस्टिव है ना, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या सैंपल स्पेस में? नो सर। है ना, या तो बॉल बैग ए से आएगी तो बी से आएगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो पूरी सारी कंडीशन को कवर कर रहा है। हाँ सर। पता है यहाँ पे काय की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है?
बोलो। बी की। नहीं तो क्या लिखोगे यहाँ पे? P of Sir, E2 over A. P2 given A has occurred. ए। Probability of E2 given A has occurred, इसका बेसिक फॉर्मूला वापस अप्लाई कर देना, वही P of E2 ऊपर लिख देना E2 into P of A, E2 has occurred, नीचे नीचे इस ऐसा सेम टाइप का सबके लिए आ जाएगा। देखो ऊपर जो लिखा है ना नीचे भी सेम आएगा, 1 और 2 दोनों के लिए। पर तो पहले 1 के लिए लिख देंगे, फिर 2 के लिए लिख देंगे। अब इनकी वैल्यू पुटअप करना। अच्छा बताओ P ऑफ E1 और E2 कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? हाफ। हाँ 1/2। Sir, 1/2. हाँ Yes, क्योंकि sir. देखो मेरे पास या तो मैं बैग ए सिलेक्ट करूंगा या तो बैग दो बैग के ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करेंगे। और ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो या तो बैग 1 होगा या तो बैग 2 होगा, तो दोनों की 50-50% चांसेस है। मतलब बैग 1 या बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। P ऑफ A E2 हैज अकर्ड, मतलब A मतलब रेड बॉल, तो बैग E2 मतलब सेकंड बैग, तो सेकंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Sir, 5/9. 5/9। 9. हाँ 5/9। और बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5. 3/5। वेरी गुड। 3/5। ओके अब इनकी वैल्यू पुटअप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ओके देखो बस ऐसे फिजिकली देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जेई में हर साल मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि भाई बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा ही, और आपके बोर्ड्स में तो फिक्स है एक क्वेश्चन बेस थ्योरम का आना ही है। बस जेई में थोड़ा सा क्या होगा, क्या हो सकता है आपको घुमा फिरा के दे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना उस क्वेश्चन को, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों में से किसी का एक का आना ही है। ठीक है तो बस ध्यान रखना। ठीक है चलो एक क्वेश्चन को कर लो। और पिछला क्वेश्चन दिखा देंगे आप? हाँ कोई डाउट है इसमें? अभी नोट्स भेजूंगा ग्रुप में मैं, ठीक है? टाइम क्या हो गया? अरे टाइम होने वाला, जल्दी करो चलो एक एक। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट, आप जब वहां कॉलेज जाओगे फर्स्ट ईयर में यही सब चीजें पढ़ाई जाएगी। रैंडम वेरिएबल बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा ना? दोबारा रैंडम से पढ़ाया वेरिएबल जाएगा पढ़ाया ये आपको सब? स्कूल में? स्कूल में रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था आपको कि डिलीट हो गया? हेलो सर वो कटा हुआ है, बर्नौली और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कटा हुआ है। अच्छा वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है काफी, वो इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग वहीं से होगी, मतलब उसको डिटेल में बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है अपन रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल और ये पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ये कर लो फटाफट। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंटेन ओनली 51 कार्ड्स। अच्छा हो सकता है कल क्लास ना ले पाऊं, ठीक है? कल थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली कोई अर्जेंट काम के कारण ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, रात की ट्रेन है मेरी, ठीक है? ट्राई करूंगा उसके पहले अगर हो पाएगा तो। कल आप स्कूल से कितनी बजे आ जाते हो सब लोग? सर 2 बजे। 1:30 बजे, 2 बजे 2 बजे आ दो जाते हैं। 1:30 तक आ जाते हैं सर, 1:30 सर तक। 1:30 बजे। ठीक है तो सर 1:30 बजे। 4-5 बजे कल क्लास लो, चल जाएगा 5 बजे? अरे Yes, sir, रहेगा। yes, sir, रख लो। यस सर। इनकेस अगर कोई सर मिस उससे कर जाए पहले तो वो भी ले लो। रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? 5 इनकेस बजे अगर कोई सही मिस है। 5 बजे कर लूंगा, है ना? सर थोड़ा पहले मैसेज कर देना ताकि हम हाँ रेडी बिल्कुल रहें। बिल्कुल, मैं 5 बजे, मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको, और मैं कंफर्म मैसेज आपको थोड़ी देर पहले कर, हो सकता है 4-4:30 हो जाए, लेकिन ज्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि मेरी क्या रात की ट्रेन है तो मुझे निकलना होगा, इसलिए थोड़ा पहले ही लूंगा क्लास। 7 बजे तो ऑलरेडी आपकी क्लास होगी, तो आप रात को फ्री हो जाओगे। ठीक है फटाफट कर लेते हैं। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड was found to contain only 51 cards. If first 13 card which are examined are all red, find the probability that the missing card is black. बहुत बढ़िया, ठीक है? अब देखो ऑलरेडी हो क्या चुका है, ये 13 कार्ड एग्जामिन कर चुके हैं, वो सारे के सारे क्या निकले? रेड निकले। और पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। तो बताओ अब सबसे पहले इसमें अगर मान लो E1 E2 डिफाइन करने हुए, E1 E2 E3 या फिर जो भी हो, क्या क्या डिफाइन करें? ऐसे इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। E1
E2 या E3 जितने भी करने हो, सच दैट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। Sir, the card is पहले black and the 13 card is कार्ड not black. हाँ, क्या क्या वापिस बोलो एक एक करके। देखो, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। सर मैं कह रहा था कि बार ये एग्जॉस्टिव वाले और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाले बता दो, कंफ्यूजन हो जाता है। अरे दो ही चीज है, कुछ भी नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब, एग्जॉस्ट मतलब खत्म कर देना, ऐसा समझो। खत्म इंटरसेक्शन कर देना फाइल। मतलब जितने भी इवेंट है पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को खा जाए। मतलब वो जितने भी, जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मान लो एक इवेंट में 1 और 2 आ रहा है, एक में 3 और 5 आ रहा है, एक में आ रहा है 4 और 6, ठीक है, ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, पर ये पूरा मिला के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है, तो ये क्या होगा, तीनों एग्जॉस्टिव। और तीनों में आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब बस आपस में इंटरसेक्शन ना, मतलब तो कोई भी इवेंट में कॉमन एलिमेंट ना हो। और एग्जॉस्टिव मतलब वो जितने भी इवेंट है वो पूरी एक्सपेरिमेंट को क्या कर ले, कवर कर रहे, मतलब उसके अंदर उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, जैसे अगर एक डाइस को थ्रो करो, दो इवेंट डिफाइन करो, इवन एंड ऑड, तो इवन और ऑड, एक इवेंट इवन बोलते हैं, दूसरे इवेंट को ऑड बोलते हैं, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। क्लियर है, और एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक कार्ड मिसिंग है, तो मैं क्या मान रहा हूं कि लेट द मिसिंग कार्ड बी, या तो मिसिंग कार्ड ब्लैक होगा या तो नहीं होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है कि मान लो वो जो कार्ड है वो मिसिंग कार्ड मैंने मान लिया, लेट मतलब इवेंट इवन को क्या मान लिया, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। और इवेंट E2 को क्या मान लिया, मिसिंग कार्ड इज नॉट ब्लैक। ठीक है, या तो ब्लैक होगा या तो ब्लैक नहीं होगा। अब या तो ब्लैक हुआ तो एक वो बच्चे नॉट ब्लैक, मतलब बच्चे वे सारे आ गए, तो क्या ये एग्जॉस्टिव हो गया, मतलब सब पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लिया इसने, क्या इसके अलावा और कुछ भी आना चाहिए। हेलो, क्या ये समझ में आ रहा है आपको। यस सर। यस देखो, सर। या तो ब्लैक होगा या तो ब्लैक नहीं होगा, तो ये दोनों मिला के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं ना, 52 पत्ते आ गए, यस सर। मतलब यस सारे सर। आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो अपन ने इसको इवेंट मान लिया। अब ऑल ये क्या बोल चुके हैं कि भाई 13 कार्ड जो एग्जामिन हो गए हैं सारे के सारे रेड है। ठीक है, a pack of क्वेश्चन वापस पढ़ो एक मिनट। A pack of playing card was found to contain only 51 card. The first 13 card which are examined are all red. Find the probability of that the missing card is black. अब कैसे निकाले इसमें क्या या तो और क्या डिफाइन, अगर या तो इसको इवन इंटू डिफाइन करे या फिर और क्या कर सकते हैं, बताओ। क्या कोई ए इवेंट डिफाइन करें या फिर इसके अलावा और कुछ तरीका अपनाएं। देखो इवेंट, चलो अपन बेसिक से जाते हैं। इवेंट एक इसको डिफाइन करते हैं अपन जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, रेड 13 कार्ड। इसको अपन इवेंट एक होते हैं। 13 कार्ड्स ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर दिमाग ज्यादा नहीं लगाते। 13 कार्ड एग्जामिन्ड आर रेड। ठीक है, अब पूछा क्या क्या है, बेसिक फॉर्मूला बता दो, पूछा क्या क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बोलो। मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। अगर ब्लैक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, गिवन ए हैज अकर्ड, ए हो चुका है, इवन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए, इवन हैज अकर्ड, डिवाइडेड बाय टोटल, एक लिख देंगे, ए E2 हैज अकर्ड। ठीक है, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के अपन बस वैल्यू पुटअप कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ट्राई, देखो यही हुआ ना, पूछा यही था कि फाइंड द मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अपन ने उसके हिसाब से क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब पी ऑफ इवन, अब सोचो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1/2। ठीक है, बाकी लोग सोचो, बोलो बच्चों, मिसिंग कार्ड ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसा है, सर 26 by ब्लैक 52 हो ब्लैक जाएगा। आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक 25। टोटल।
हाँ ब्लैक कितने होते हैं टोटल? सर उसकी भी 1/2 होगी। हाँ उसकी भी 1/2 होगी। ब्लैक टोटल 26 होते हैं। यस सर। यस तो सर। 26/52, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 मतलब 1/2 लिख दो डायरेक्ट। 1/2। यस सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है ब्लैक वाला? ठीक है। और P of E2 कार्ड ब्लैक ना हो तो उसकी भी 1/2 होगी बच्ची, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव है, तो उसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यस सर। तो मिसिंग है ना क्या कह रहे हो? सर, एक कार्ड तो सर, मिसिंग है इवन में। हाँ तो वही कह रहा हूँ, वो जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब टोटल 52 पत्ते हो तो उसमें एक कार्ड मिसिंग है, तो मिसिंग वाला ब्लैक निकले, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। टोटल अपन ने 52 ही कंसीडर की, तो मिसिंग कार्ड को ही तो अपन ने इवेंट माना है। तो ओके सर, टोटल ओके। 52 पत्तों में से एक कार्ड हटाना है। समझ में आ रहा है? एक कार्ड मिस करवाना है ना अपन को। एक मतलब बेसिकली क्या हो गया, 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना, वो क्या निकले? ब्लैक निकले। तो 52 में से ब्लैक को सिलेक्ट करने के तरीका कितने होंगे? 1/2। 1/2 होंगे ना। आगे समझ में? उसी कार्ड को तो अपन बाहर निकाल देंगे तो मिसिंग हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला बताओ ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन हैज अकर्ड। सर 26C बाय वो हो जाएगा 52, 13 अपॉन 51 टोटल हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सही बताया इन्होंने कि शुरू के 13 कार्ड क्या निकले? रेड निकले। क्या निकले? यस सर। रेड। अब टोटल कितने होते हैं रेड? रेड कितने होते हैं? 26। 26. हाँ 26। और इवन हैज अकर्ड, अगर इवन ऑलरेडी हो चुका है, इवन मतलब मिसिंग कार्ड क्या हो? ब्लैक, तो मतलब रेड तो कम नहीं हुए 26/52। है ना, तो 26C13 हो जाएगा। यस सर। सर फिर से बताना। एक सेकेंड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करते रुको। देखो वापिस समझना, इसका मतलब समझो पहले कि जो ए मतलब अपन ने क्या माना कि कार्ड एग्जामिन आर रेड, 13 कार्ड एग्जामिन आर रेड। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मान लो एक मिसिंग कार्ड था वो ब्लैक था, ऐसा समझो। यहीं पे बनाता हूँ, देखो ये टोटल 52 पत्ते थे, ठीक है, इसमें से ब्लैक वाला मिसिंग है। पहले क्या माना मैंने? लेट ब्लैक मिसिंग, ठीक है, ब्लैक मिसिंग हो गया। अब टोटल 51 कार्ड्स बचे, ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन हैज अकर्ड, इवन हैज अकर्ड मतलब ब्लैक मिसिंग हो चुका है। अब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ए मतलब कि 13 कार्ड जो सिलेक्ट किए गए, 13 सिलेक्टेड कार्ड आर रेड, तो इसमें से 13 जो कार्ड निकाले वो रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्या पूछी है? कि 13 कार्ड जो निकाले वो रेड है। अब रेड के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 26। 26। रेड के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 26। इन 26 में से कितने सिलेक्ट करने? 13। इन 26 यस में से सर। कितने सेलेक्ट करने हैं? 13। तो 26 में से 13 सिलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाते हैं? 26C13। 13। और टोटल तरीके कितने होते हैं? 51। 13। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 51C13, क्योंकि मेरे पास 51 कार्ड है, इसमें से 13 कार्ड सिलेक्ट करने थे टोटल तरीके। ये पहला तरीका हो गया इवन के लिए। अब E2 क्या डिफाइन किया था? E2 हमने डिफाइन किया था कि मिसिंग कार्ड इज नॉट ब्लैक, मिसिंग कार्ड इज नॉट ब्लैक। तो ब्लैक नहीं हुआ मतलब कौन सा मिस हुआ होगा? रेड मिस हुआ होगा। यस सर। तो अब कार्ड कितने बचे? 51 कार्ड बचे। अब 51 कार्ड बचे, इसमें से रेड मिस हो गया। अब रेड के लिए कितने ऑप्शन बचे? 25। 25 ऑप्शन बचे रेड। अब इसमें से वापस कितने सिलेक्ट करने? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 हैज अकर्ड, E2 हैज अकर्ड मतलब मान लो कि रेड कार्ड मिसिंग हो गया, अब उसमें से 13 रेड कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 25C13 डिवाइडेड बाय 51C13। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी लोग थोड़ा बहुत क्लियर, इसको वापस घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, E1 E2 डिफाइन किया, ए डिफाइन कर दिया, फिर अपना आप एक एक करके वैल्यू निकाल दी। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? ए बाई E1 ए बाई E2। ए मतलब अगर मान लो ब्लैक कार्ड मिस हुआ तो 13 रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, और रेड कार्ड मिस हुआ तो 13 प्रोबेबिलिटी ये थी। क्या है, समझ में आया? यस सर। सर इसका आंसर क्या है? 2/3। इसका आंसर हाँ 2/3। ठीक है सबको? सर दिखाना क्वेश्चन। हाँ ये रहा क्वेश्चन।
क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक आज इतने रखते हैं। मैं असाइनमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ आज, ठीक है, रात तक भेज दूंगा आपको। ठीक है, अभी एक क्लास और है, तो उसके बाद मैं रात को एक असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। उस असाइनमेंट को आप ट्राई कर लेना। कल दोपहर में मैं क्लास रख दूंगा, तो आपको मैसेज पहले से बता दूंगा, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कशन कर लेंगे, और कल की क्लास में अपन रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल और वो आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मिस मत करना सब लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। सर प्रोबेबिलिटी के आगे क्या होगा फिर? अब ये करते हैं, फिर सोचते हैं, पहले ये हो जाए एक बार।